हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो न्यूजीलैंड में सादर्न वाटर्स में मरीन हीट वेव एक्सपीरियंस हो रही है वो क्या है। ये मरीन हीट वेव क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो ये न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी जल है जहाँ पे जो समुद्री हीट वेव्स का सामना करना पड़ रहा है वो क्यों करना पड़ रहा है। व्हाट आर द प्रोमिनेंट फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द सेम। आज हम उन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। अगर हम स्टार्ट करें पहले इंपॉर्टेंट पार्ट से तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये लोकेटेड कहाँ पर है और जब हम हीट वेव की बात करते हैं स्पेसिफिकली मरीन हीट वेव की तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है। जितना भी न्यूजीलैंड का जो सादर्न आइलैंड है या साउथ आइलैंड है वहाँ पे 6 डिग्री के अराउंड का तापमान बढ़ गया। तो आप इस इमेज से भी देख सकते हो ये वाला जो सादर्न आइलैंड है न्यूजीलैंड का, इसके अराउंड का जो पानी है वहाँ पे 42.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर चेंज आया है। जहाँ पे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हम देख सकते हैं कि और जो ला नीना वेदर फिनोमेना था उसकी वजह से बहुत सारे हाई प्रेशर सिस्टम्स क्रिएट हो गए हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जितना भी पानी इसके अराउंड था इसके सराउंडिंग एरियाज में था उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। दूसरा चीज़ ये कि इस मरीन हीट वेव का नतीजा क्या होगा। इस मरीन हीट वेव से जो भी वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी वहाँ की डाइवर्सिटी है, जो भी मरीन बायोडिवर्सिटी है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें साउथ वेस्ट पैसिफिक की तो कौन से चेंजेस आए हैं साउथ वेस्ट पैसिफिक में और उनका क्या असर हो रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि किस तरीके से जो ओशन टेम्परेचर्स है ना वो बहुत जल्दी विंटर्स में वार्म हो रहे हैं एज कम्पेयर टू समर। गर्मियों की तुलना में सर्दियों के दौरान जो भी समुद्र का तापमान है वो तेज़ी से गर्म हो रहा है और ये फिनोमेना बहुत अटपटा है क्योंकि सर्दियों में यूजुअली टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पे फ्रोजन यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, फ्रीज भी हो जाते हैं जो ओशंस होते हैं रादर लेक्स का कुछ कुछ पार्ट। और न्यूजीलैंड में और जितना भी वाइडर सब ट्रॉपिकल साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन का पार्ट है कंसिस्टेंटली ये चीज़ और ये एक अनोमली देखने को मिली है कि जहाँ पे विंटर्स में ना रादर जो ओशन है वो ज़्यादा हीट होगा। साधन ब्लॉब करके एक ही पार्ट आता है, यहाँ पे एक स्पॉट बोल सकते हो यहाँ पे, जो कि न्यूजीलैंड के दक्षिण जो लाइक नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में आता है न्यूजीलैंड के। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसको हम लिंक कर सकते हैं टू दक्षिण अमेरिका दैट इज साउथ अमेरिका एंड न्यूजीलैंड, जहाँ पे दोनों जगह ड्राउट कॉज करता है। ये साधन ब्लॉब एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से हम एक सिंपल सी चीज़ देख सकते हैं कि किस वजह से, क्योंकि मरीन टेम्परेचर इतने बढ़ रहे हैं आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे हमको क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द ला नीना फिनोमेना हमको यहाँ पे रादर जो हीट वेव के कंडीशन ऐसे आ रहे ड्राउट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी जो रिपोर्ट आई है अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि हमको इसके बारे में पता कैसे चला। देयर इज़ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज द मुआना प्रोजेक्ट या मुआना परियोजना। और ये जो मुआना प्रोजेक्ट है ना इसी के तहत हमको ये पता लग पाया कि न्यूजीलैंड का जो साउथ आइलैंड है वहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस का जो ओशन है वो वार्म हो चुका है, टेम्परेचर में फ़र्क आया है। ये जो मुआना प्रोजेक्ट है ये एम करता है कि हम कैसे जितना भी कोस्टल ओशन सर्कुलेशन है या कनेक्टिविटी है मरीन हीट वेव्स है उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कर पाएँ ताकि न्यूजीलैंड की सी फूड इंडस्ट्री अच्छे से काम करे, न्यूजीलैंड की सी फूड इंडस्ट्री की ग्रोथ हो। तो जितना भी तटीय महासागर संचलन है वहाँ पे जो भी कनेक्टिविटी है समुद्री हीट वेव की समझ इसीलिए ज़रूरी है वहाँ पे ताकि उन कंडीशंस को स्टडी करके हम सी फूड इंडस्ट्री पे बेटर वर्क कर पाएँ और जो भी क्लाइमेट चेंज का असर पड़ेगा सी फूड इंडस्ट्री पे उसको हम मिटिगेट कर पाएँ। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और आता है विद रिस्पेक्ट टू द मुआना प्रोजेक्ट, वो ये है कि यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये जो काम कर रही है न्यूजीलैंड में और इसी के साथ साथ बहुत सारे इसके एरियाज़ हैं जो पार्टनर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं रो मुआना इंटरेस्ट को बे ऑफ प्लेंटी में। अब अगर हम बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पे, एक्चुअली में ये समुद्री हीट वेव होती क्या है, हम मरीन हीट वेव किस फिनोमिना को बोलते हैं वो जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक हम ये तो पढ़ते आ गए कि हाँ हीट वेव की वजह से किस एरिया में असर पड़ा है, लेकिन होती क्या है हीट वेव्स वो जानते हैं। तो मरीन हीट वेव्स वो पीरियड्स होते हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स हो जाते हैं ओशन में, यानी समुद्री हीट वेव तब होगी जब समुद्र में अत्यधिक उच्च तापमान हो जाएगा। और ये किस वजह से होता है, बहुत सारे इवेंट्स को हम इससे लिंक कर सकते हैं और इसका जो कॉज होगा या इसका इफेक्ट होगा, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है जिसकी वजह से हम लोगों को जितनी भी कोरल लीव्स है वो मरती हुई देखने को मिल जाएंगी, सी ग्रास डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जो भी केल्प फॉरेस्ट होता है, जो भी केल्प वन होता है ओशन में जो फॉरेस्ट होता है उसका नुकसान हो जाएगा जिसकी वजह से फिशरी सेक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। Now, one of the prominent reasons has to be
ड्राइवर क्या है इस मरीन हीट वेव का? अगर हम बात कर रहे हैं इस मरीन हीट वेव की, तो इसको कॉज करने का कारण क्या होता है? मरीन हीट वेव बिल्ड हो जाती है उन एरियाज में जहाँ पे जो हमारा वार्म वाटर है और जो भी हमारा एयर हीट फ्लक्स है, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, एंड एज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू जो हमारा ओशन सर्फेस है वो वार्म हो जाएगा फ्रॉम द एटमॉस्फियर। तो जितनी भी महासागरीय धाराएं हैं, जो गर्म पानी और हवा समुद्र ताप है, वो किस तरीके से एक ऐसा वातावरण लेकर आएगा या ऐसा निर्माण करेगा ऐसे क्षेत्रों का जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि समुद्र की सतह जो है वो गर्म हो जाती है। विंड की वजह से भी ये हो सकता है, विंड या तो इन्हांस कर सकती हैं या सप्रेस कर सकती हैं इस फिनोमेना को। और सबसे बड़ा पार्ट आता है एल नीनो ला नीना जैसे जो भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं इस पर्टिकुलर नेबरहुड में, उसका भी आफ्टर इफेक्ट या उसका भी एक ड्राइविंग फोर्स आपको देखने को मिलेगा इन द राइज ऑफ द मरीन टेम्परेचर्स। अब अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर आए तो वो ये आएगा कि इम्पैक्ट क्या होता है मरीन हीट वेव का और ये किस तरीके से आती है, क्यों आती है। अगर हम कभी भी मरीन हीट वेव की बात करें, सबसे पहला पॉइंट जो होगा, जो इसका इम्पैक्ट आएगा, वो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर पे होगा। जो भी हमारा मरीन या एक्वेटिक इकोसिस्टम स्ट्रक्चर है, जो भी हमारी पारिस्थितिक तंत्र संरचना है, उस पर बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा। उस पर हमको एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा एंड वी कैन सी द एंटायर इकोसिस्टम डाइंग। हैबिटेट रेंजेस चेंज हो जाते हैं सर्टन स्पीशीज़ के, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई स्पीशी एक्स एरिया में रह रहा है, किसी भी जंगल के, किसी केल्प फॉरेस्ट के, वो एरिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। या जो स्पीशीज़ हैं जो कोरल रीफ्स पे रहते हैं, वो पूरे का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इन्हें कहीं और जाना पड़ेगा। इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिशरीज इंडस्ट्री प्रॉपर्ली बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट हो जाती है, फिशेज मरने लगती हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देर इज़ अ लॉस ऑफ बायोडिवर्सिटी ऑल्सो। बायोडिवर्सिटी, जब विविधता की बात करते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर आता है। डीऑक्सीडेशन बढ़ जाती है, ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है, जहाँ पे कंसिस्टेंटली हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर से है वो एब्जॉर्ब करने लगेगा ओशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के अलॉन्ग विद द कार्बोनेट आयन एक बाय कार्बोनेट आयन को बनाते हैं, जो आप इस फिगर से देख सकते हैं, जिसकी वजह से अगर ये कार्बोनेट आयंस कंज्यूम हो गए तो कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस रुकेगा, इसका क्या मतलब होता है, जो भी हमारे कोरल रीफ्स है वो बढ़ने लगेंगे। सो आज की क्लास में मेरी तरफ से इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड एवरीवन।